नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जी अभी अशोक पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 32 का पार्ट 1 करेंगे। ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका कास्टिंग मेथड्स के बारे में। ओके, चैप्टर नंबर 31 में लास्ट में हमने कास्टिंग मेथड्स और कास्टिंग टेक्निक पढ़ी थी। तो कास्टिंग मेथड में मैंने बताया था वहाँ पे कि हम चैप्टर नंबर 32 में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दो मेथड यहाँ पर हम सीखेंगे, यूनिट कास्टिंग और सिंगल आउटपुट कास्टिंग। एक ही बात होती है, दोनों एक ही नाम है। और दूसरा है जॉब कास्टिंग। इनके बारे में हमें डिटेल में चर्चा करनी है। ओके, तो ये भी चैप्टर जैसे चैप्टर नंबर 31 था फ्रेंड्स आपका, कि बस सुनते समझते हुए चले चलिए, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। सिमिलर पैटर्न पर ये भी है फ्रेंड्स, जो है ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं, बस पढ़ते समझते हुए चले चलिए, काम आ जाएगा अपने। ओके, इंट्रोडक्शन में अगर बात करें, कास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग अ सर्विस। तो कास्टिंग क्या होती है? कास्टिंग वो प्रक्रिया है किसी चीज़ का दाम लगाना। कास्टिंग मतलब दाम लगाना, राइट, मूल्य डिसाइड करना, प्राइस डिसाइड करना। तो कास्टिंग वो प्रक्रिया जिसमें हम ये डिटरमाइन करते हैं कि कितना खर्चा लगा है, कितना एक्सपेंडिचर लगा है किस पे, किसी प्रोडक्ट को बनाने में या किसी सर्विस को प्रोवाइड करने में। किसी प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा लगा और कोई सर्विस प्रोवाइड करने में कितना खर्चा लगा, उसको डिटरमाइन करना ही कास्टिंग कहलाता है। करेक्ट कास्टिंग इज क्रूशियल फॉर एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज इट हैज डायरेक्ट बेयरिंग ऑन ऑल इट्स सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। किसी प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा लगा है वो जानना कास्टिंग कहलाता है। और करेक्ट कास्टिंग बहुत क्रूशियल होती है, क्योंकि अगर आपको कास्टिंग सही से आपने नहीं की, कोई प्रोडक्ट बनने में मान लो 6,000 रुपये लगते हैं और आप उसकी कास्टिंग सही से नहीं करते, पता चला कि आपने उसे 4,000 रुपये ही कास्टिंग निकाली, तो आपको बहुत सारा लॉस हो जाएगा, बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे में करेक्ट कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये आपकी सेल्स पर भी और आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर भी प्रभाव डालती है, कितना सेल होने वाली। अब सोचो कि जैसे मेरा कोर्स है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, सीआईबी का कोर्स क्या मैं 1 लाख रुपए का बेच सकता हूँ? जीआईबी का कोर्स मान लेते हैं, क्या हम जीआईबी का कोर्स 1 लाख का बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते, कास्टिंग की प्रॉब्लम यहाँ हो जाएगी। यूपीएससी का कोर्स, हाँ ये बिकते हैं 1 लाख 1.5 लाख के। आईआईटी जेई का कोर्स, यस ये भी 1 लाख 1.5 लाख के साल भर के लिए बिकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जीआईबी का कोर्स आप हार्डली कितना दे सकते हैं? बहुत अच्छा कोई प्राइस ले ले तो 8,000 रुपीज ले सकता है, 10,000, इससे ज़्यादा की होप ना करिए। तो करेक्ट कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, द कास्टिंग सिस्टम अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन इट्स यूनिक रिक्वायरमेंट एंड नेचर ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कौन सा हम कास्टिंग सिस्टम अडॉप्ट करेंगे वो कहाँ से डिसाइड होगा कि भाई कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बना रही है, किस नेचर का प्रोडक्ट है उसका, किस नेचर की प्रोडक्ट या सर्विस वो प्रोवाइड कर रही है, उसके हिसाब से। जैसे अगर मेरी बात की जाए तो मैं एक कोर्स प्रोवाइड करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, कोर्स का प्राइस डिसाइड करूँगा, ठीक है। कोई कंपनी घड़ी बनाती है तो वो घड़ी का डिसाइड करेगी। कोई कंपनी है जो बुक्स छापती है तो वो बुक्स का डिसाइड करे। तो नेचर कैसा है उसके हिसाब से प्राइसिंग डिसाइड होती है। देयरफॉर द कॉस्टिंग सिस्टम अडॉप्टेड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मे नॉट बी सेम। सीधी सी बात है, कोर्स का प्राइस डिसाइड करने के लिए हम अलग सिस्टम डिसाइड करेंगे, बुक का डिसाइड करने के लिए अलग। अगर मान लो सामान ट्रांसपोर्ट करना है तो उसका अलग, राइट भाई, सामान ट्रांसपोर्ट करना है और कोर्स, दोनों में बहुत फर्क है। क्योंकि कोर्स ऑफर करूंगा तो एक सर्विस दे रहा हूँ, सामान ट्रांसपोर्ट होने में पूरा रोड पे चलना पड़ेगा, टोल टैक्स, डीजल पेट्रोल, बहुत सारी चीजें लगेंगी। क्योंकि तो हर एक, जरूरी नहीं कि मतलब हर कंपनी का अपना कॉस्टिंग सिस्टम होगा, कुल मिलाकर के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग होता है। लेकिन हाँ ये है कि जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, बेसिक सिद्धांत है कास्टिंग का फ्रेंड्स, वो चेंज नहीं होता है। कि मतलब सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग हम चाहे जो अडॉप्ट कर लें, लेकिन मूल सिद्धांत यही है कि कितना खर्चा लगा। मूल सिद्धांत क्या है, किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विस को ऑफर करने में कितना पैसा लगा, ये बेसिक सिद्धांत है। चाहे जहां का हो, खाना बन रहा है तो कितना खर्चा लगा खाने का, वही हिसाब से दाम। कोर्स बन रहा है तो कोर्स का कितना पैसा लगा, घड़ी बन रही कितना पैसा लगा, फ्रिज बन रहा है कितना पैसा लगा। ये बेसिक सिस्टम हर एक का सेम रहता है। ओके, कास्टिंग मेथड की अगर हम बात करें तो इनको ब्रॉडली 2 कैटेगरी में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है जॉब कास्टिंग और एक होता है प्रोसेस कास्टिंग, ठीक है। डिटेल में चर्चा करेंगे, सो नॉट टू वरी। और करी भी है, हमने चैप्टर नंबर 31 में थोड़ी बहुत चर्चा करी हुई है, ठीक है। जॉब कास्टिंग, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मान लो आप अगर अपनी बाइक, बढ़िया ध्यान रखिएगा, जॉब कास्टिंग का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, तो आपको अपनी बाइक रिपेयर कर, सर्विस करवाने ले जाना है, तो आप बाइक सर्विस करवाने ले जाएंगे, तो आपकी बाइक की सर्विसिंग एक जॉब हो गई, दूसरे की बाइक की सर्विसिंग दूसरी, तीसरे की तीसरी। मतलब उस कंपनी के अंदर क्या होगा, जैसे जब आप जाते हैं, अगर आपने सर्विसिंग करवाई अपनी स्कूटी, बाइक, वॉट एवर यू हैव, ठीक है, ओन करते हैं, कार ओन करते हैं, तो वहां जाते हैं तो तुरंत ही वो कहता है कि सर हाँ आपकी गाड़ी का नंबर क्या है, गाड़ी का नंबर नोट किया और एक जॉब सीट बना देता है, आपकी एक सीट बना लेता है कि हाँ इनके ये पार्ट लग रहे हैं, राइट। यही तो करता है, ये पार्ट लगता जा रहा है, इंजन ऑयल फलाना ढेकाना सारी चीजें जोड़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो जॉब कॉस्टिंग हुई। प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ, जहाँ कई प्रक्रिया से जो है प्रोसेस से गुजर करके हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है। जैसे
रिफाइनरी, जहाँ पर हम कच्चे तेल से डीजल पेट्रोल बनाते हैं, वहाँ प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होती है। सम मेथड्स मेक पार्ट यूज ऑफ जॉब कॉस्टिंग एंड पार्ट यूज ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। अब कुछ मेथड ऐसे होंगे भाई जिनमें जॉब कॉस्टिंग भी यूज होगी और प्रोसेस कॉस्टिंग, दोनों का थोड़ा थोड़ा मिश्रण यूज हो जाएगा। अंडर दीज ब्रॉड कैटेगरीज, अब इस ब्रॉड कैटेगरी के अंतर्गत प्रोडक्ट कौन कौन से मेथड आते हैं? यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग, ये हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। दूसरा आता है जॉब कॉस्टिंग, इसी लेक्चर में निपटाएंगे। बैच कॉस्टिंग आगे पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आगे, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड सर्विस कॉस्टिंग आर अमंग द वाइडली यूज मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग इन द इंडस्ट्री। तो ये बहुत सारे मेथड है जिन्हें हम यूज करते हैं, कुछ दो यहाँ पढ़ेंगे, बाकी का हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बात समझ में आई होगी कि कॉस्टिंग क्या होती है। कॉस्टिंग एक प्रक्रिया है जिससे हम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस डिसाइड करते हैं। कॉस्टिंग, करेक्ट कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आईफोन 1 लाख का बिक सकता है, सैमसंग का फोन नॉर्मल वाला 15-20 हज़ार का बिकेगा, या फिर एमआई का फोन 12-14 हज़ार का बिकेगा, वो 1 लाख का नहीं बेच सकते, यू नो द रीजन, ओके। हाँ, वन प्लस वगैरह थोड़ा महंगा बेच लेते हैं, क्योंकि करेक्ट कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट है। इसका प्रभाव सेल्स पर भी पड़ेगा, कितनी बिक्री आपकी होने वाली है और क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली है, तो इसलिए करेक्ट कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कॉस्टिंग कौन सा मेथड अडॉप्ट किया जाएगा किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का प्रोडक्ट या सर्विस वो ऑफर कर रहा है, उसी के हिसाब से डिसाइड करें कि हमारे लिए कॉस्टिंग का कौन सा मेथड बेहतर है। इसलिए कॉस्टिंग मेथड जो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अडॉप्ट किए जाते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग हो सकते हैं। यानी हम ये नहीं कह सकते हर कंपनी एक ही कॉस्टिंग मेथड यूज करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन बेसिक सिद्धांत वही रहता है। कुल मिलाकर के कितना खर्चा लगा, फॉर एग्जांपल आप समोसा बनाते तो समोसा बनाने में कितना खर्चा लगा, अगर आप जो है चाय बनाते चाय बनाने में कितना खर्चा लगा, खाना बनाते खाना बनाने में कितना खर्चा लगा। बेसिक सिद्धांत यही भैया, खर्चा कितना लगा प्लस थोड़ा सा प्रॉफिट जोड़ लो अपना, ओके। अब अगर हम ब्रॉड कैटेगरी में बात करें तो कॉस्टिंग मेथड को 2 पार्टों में बांटा जाता है, जॉब कॉस्टिंग और आपका प्रोसेस कॉस्टिंग। कुछ ऐसे मेथड भी हैं जो दोनों को यूज करते हैं, उसमें जॉब कॉस्टिंग के भी गुण होते हैं और प्रोसेस कॉस्टिंग के भी गुण होते हैं। ब्रॉड कैटेगरी में जो बहुत सारे मेथड हमारे पास हैं, यूनिट एंड कॉस्ट, आउटपुट, हमने ये सारे डिस्कस किए हैं। थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हमने चैप्टर नंबर 31 में डिस्कस किया हुआ है। यूनिट और कॉस्ट, आउटपुट कॉस्टिंग ये हम पढ़ चुके हैं। जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, ये सारा कुछ हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। हम यहाँ 2 मेथड निपटाएंगे। सबसे पहला मेथड उठाते हैं यूनिट या फिर इसी को एंड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग बोलते हैं। यूनिट मतलब एक होता है फ्रेंड्स, ओके, और सिंगल मतलब भी एक होता है। तो एक यूनिट मतलब किसी कंपनी द्वारा, जो मान लो कोई कंपनी खिलौने बनाती है तो एक खिलौने का दाम निकालना, ये वही कॉस्टिंग का मेथड है। कोई कंपनी फ्रिज बनाती है, एक फ्रिज का दाम निकालना, यूनिट कॉस्टिंग कह लीजिए चाहे सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग कह लीजिए। तो दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग आउट द कॉस्ट ऑफ द टोटल आउटपुट। इस मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल आउटपुट में कितनी कॉस्ट लगी, पूरा सारा प्रोडक्ट बनाने में कितना लगा, मान लेते हैं 1 लाख रुपए। फिर क्या करते हैं, फिर हम फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। फिर 1 यूनिट का कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल आउटपुट की कॉस्ट को मान लो 1 लाख रुपए है, उसको डिवाइड कर दिए कितनी नंबर ऑफ यूनिट बनाई हमने, मान लेते हैं हमने 100 यूनिट बनाई, तो बस 1 लाख को 100 यूनिट से डिवाइड कर दीजिए तो 1 यूनिट का दाम निकल आएगा, ओके। कितना आ गया, 1000 रुपये। तो 1 यूनिट बनाने में 1000 रुपये हमारा लगा। यही है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा फिर से डिस्कस कर रहे हैं, ओके। एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया है, अ कंपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है टेलीविजन सेट ऑफ ओनली 1 टाइप। ध्यान रखिएगा, केवल एक ही जैसे प्रोडक्ट बन रहे हो तभी ये मेथड काम आ सकता है। अगर एक कंपनी 5 चीज़ें बना रही है तो ये मेथड फेल कर जाएगा। एक ही प्रोडक्ट बना रही तो फिर ये मेथड अच्छा है। तो मान लो एक तरीके का ही टेलीविजन सेट बनाती है और 1 महीने के दौरान उसने 3000 टीवी सेट बनाए हैं, 3000 टीवी बनाई हुई है, और टोटल खर्चा जो इनका लगा है वो 3 करोड़ रुपए लगा है, ठीक है। कंपनी ने क्या किया, पूरे महीने में 3 करोड़ रुपए लगे, 3 करोड़ रुपए, शायद इतने में हो जाएगा, 2.5 से, ठीक है। 3 करोड़ रुपए खर्चा किया और कितने टीवी सेट बनाए, 3000। तो एक का दाम कैसे निकलेगा, बस टोटल 3000 सेट बनाए हैं तो 3000 से डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड करेंगे तो बस 10,000 रुपीज, यानी एक टीवी बनाने में कितना खर्चा हुआ, 10,000 रुपये खर्चा हुआ। यही है फ्रेंड्स यूनिट और सिंगल आउटपुट मेथड। ये देखा हुआ है, देखिए यहाँ बताया इन्होंने कि भाई कास्ट ऑफ 1 टेलीविजन सेटेज कितना, 10,000 रुपये कैसे आया, 3 करोड़ रुपए टोटल खर्चा हुआ, उसमें कितनी यूनिट बनी, 3000, सिंपल सा डिवीजन कर दीजिए, काम खत्म, ठीक है। ये मेथड कहाँ पर सुटेबल है, तो ये मेथड जो है
जहां पर एक जैसे प्रोडक्ट बन रहे हो सिमिलर, जैसे मान लो कि ईंट के भट्टे में ईंट बनते हैं तो एक जैसा ईंट बनेगा। माइनिंग, जहां पर कोयले की खुदाई हो रही है तो 10 किलो खोदा 15 किलो ऐसे करके, ओके। शुगर, जहां चीनी बन रही है, जहां सीमेंट बन रही है। अब सीमेंट में कोई लाल पीली नीली सीमेंट नहीं बनती, एक ही कलर की सीमेंट, एक जैसा प्रोडक्शन चला रहता है। थोड़ा ग्रेड और रेड का डिफरेंस हो सकता है कि हाँ इसकी मजबूती ज़्यादा, इसकी मजबूती कम है, वो ओके है। लेकिन आप ये कहो कि सीमेंट जो है सर ब्राउन कलर की नहीं, हमें जो है पिंक कलर की सीमेंट चाहिए, नॉट अलाउड, ओके, वही कह रहा हूँ। तो व्हेन यूजिंग दिस मेथड ऑफ कास्टिंग इट मे नॉट बी नेसेसरी टू मेंटेन सेपरेट कॉस्ट अकाउंट। अब देखिए, इस मेथड को अगर आप यूज करते हैं तो आपको अलग से कॉस्ट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट अकाउंट क्या होता है? जो भी खर्चा हो रहा है उसको अकाउंट मेंटेन करना कॉस्ट अकाउंट कहलाता है, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि जो भी जानकारी तुम्हें चाहिए वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड से इटसेल्फ मिल जाती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तहत जो हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाते हैं उसी से ही हमें सारा डेटा मिल जाता है। तो हमें सेपरेट जो है कॉस्ट अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। अब इस मेथड की कुछ लिमिटेशंस हैं, और किन किन केस में इसे यूज किया सकता है। तो पहला, वेयर फर्म इज प्रोड्यूसिंग अ सिंगल आर्टिकल ऑन लार्ज स्केल बाय कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग। जहां पर फर्म क्या कर रही है? सिंगल आर्टिकल को प्रोड्यूस कर रही है। किसको? सिंगल आर्टिकल को प्रोड्यूस कर रही है, लार्ज स्केल पर, बड़े स्तर पर प्रोड्यूस कर रही है। कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग, जैसे सीमेंट लगातार बन रही है, चीनी लगातार बन रही है, ठीक है, मसाले लगातार बन रहे हैं, काइंड ऑफ दैट, ओके। जहां पर यूनिट प्रोड्यूस्ड आर आइडेंटिकल, जो यूनिट बन रही है वो एक जैसी हैं। प्रोडक्ट आर होमोजीनियस, एक जैसे, होमोजीनियस मतलब एक जैसे प्रोडक्ट हैं, हेट्रोजीनियस नहीं है। द फर्म इज प्रोड्यूसिंग 2 or more ग्रेड ऑफ वन प्रोडक्ट। अगर एक ही टीबी सेट है लेकिन थोड़ा एडिशनल फीचर के साथ आ जा रहा है, ओके, तो उस तरीके की जगहों पर ये प्रोडक्ट मतलब जो है ये मेथड यूज हो सकता है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है आपको ये बात समझ में आई। इसी के तहत कॉस्ट शीट भी आती है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं एक बार से, ठीक है। तो ये मेथड जो है क्या होता है, इस मेथड में हम पहले टोटल कितना खर्चा लगा, फिर उससे एक यूनिट का खर्चा निकाल लेते हैं। कैसे? टोटल खर्चा डिवाइडेड बाई कितनी यूनिट बनी है आपका निकल आता है। एग्जांपल के लिए उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर के 3000 टीबी के सेट बने, 3 करोड़ रुपए हमारा खर्चा लगा। तो 3 करोड़ को 3000 से डिवाइड कर दिया, हमारा एक टीबी का दाम 10,000 रुपए निकल करके आ गया। ये वैसी इंडस्ट्री जहां पर एक जैसे प्रोडक्ट बनते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट, जैसे आप ईंट बना रहे हैं लगातार, माइनिंग, शुगर है, सीमेंट, ये सारी चीज़ों पर अगर आप इसे यूज करते हैं तो ये फायदे का वहाँ पर काम आता है। दूसरा, इसमें अलग से कास्ट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, उसी से अपना काम चल जाता है। इसकी सभी जगहों पर यूज नहीं हो सकता। ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? अगर कोई फर्म सिंगल आर्टिकल बना रही है और प्रोडक्शन लगातार चल रहा है, जैसे खिलौने बना रही, एक ही खिलौना बना रही, लगातार बन रहा है, बारबी डॉल लगातार बन रही फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद में जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, होमोजीनियस हैं, या दो से मतलब प्रोडक्ट एक ही है लेकिन उसका ग्रेड, जैसा मैंने कहा कि सीमेंट में 2-3 ग्रेड की सीमेंट बना ली, तो वहां पर भी ये मेथड यूज में आ जाता है। अब बात करते हैं कॉस्ट शीट की। तो कॉस्ट शीट क्या होती है? मतलब कॉस्ट की शीट है तो मतलब इस शीट में हम क्या लिखेंगे, क्या क्या खर्च आ रहा है, क्या क्या कॉस्ट लग रही होगी, वही है कॉस्ट शीट। मेंटेन अंडर द सिंगल आउटपुट यूनिट कॉस्ट इज पीरियोडिक स्टेटमेंट। ये पीरियोडिक स्टेटमेंट मतलब हर दिन बन सकता है, हर घंटे पर बन सकता है, हर महीने बन सकता है, जैसा भी जरूरत हो, ओके। कब बनेगा डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर। इन अ कास्ट शीट द एलिमेंट ऑफ कास्ट आर अरेंज्ड अंडर डिफरेंट हेड्स फॉलोइंग द लॉजिकल ऑर्डर। जो कास्ट शीट होती है उसमें कास्ट के जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, जैसे लेबर को यहाँ लिख दिया, उसके बाद में मटेरियल को यहाँ लिख दिया, इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर लिख दिया, रेंट को यहाँ पर लिख दिया, काइंड ऑफ दैट। ऐसे हम लिखते हुए चले जाते हैं डिफरेंट जो कॉस्ट के एलिमेंट होते हैं। इट डिपिक्ट्स द डिटेल्ड कॉस्ट ऑफ द टोटल आउटपुट फॉर अ सर्टेन गिवन पीरियड। एक सर्टेन गिवन पीरियड में कॉस्ट ऑफ द टोटल आउटपुट, जैसे हमने देखा था कि हमारी टीवी बनाने में हमको 3 करोड़ रुपए लगे, तो कहाँ से मिला? वो चीज़ हमें कॉस्ट शीट से मिला कि एक महीने में टोटल आउटपुट प्रोड्यूस करने में हमको कितना खर्चा लगा, 3 करोड़ रुपए। द पीरियोडिसिटी ऑफ प्रिपेयरिंग दिस स्टेटमेंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कास्टिंग। सीधी सी बात है कि मतलब जो हमें कास्ट शीट बनानी है वो हर दिन बनानी है, हर महीने बनानी है, वो डिपेंड करेगा भाई कि तुम्हारा प्रोडक्ट कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है और कंपनी का उद्देश्य क्या है। इट इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच रिकॉर्ड द डिटेल्ड कॉस्ट ऑफ अ कास्ट सेंटर आर कास्ट यूनिट। कास्ट सेंटर क्या होता है मैंने बताया था, जैसे बैंक के अंदर में कास्ट सेंटर हर एक छोटी से छोटी यूनिट जिसका कास्ट अलग किया सके, जैसे लोन डिपार्टमेंट अलग, कैश डिपार्टमेंट अलग, तो वो अपनी कास्ट सेंटर होता है। कास्ट यूनिट क्या होती है? जैसे दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, है ना, पानी को लीटर में नापते हैं, उसी तरीके से जो हमारा प्रोडक्ट है उसको किस में नापेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो मैं कोर्स अगर बेचता हूं आपको, तो काहे में नापूंगा, किलोग्राम में नहीं, कोर्स पर कोर्स प्राइस कितना है। मैं क्या बोलूंगा कि हर एक कोर्स का
प्राइस कितना है, मान लेते हैं 500 रुपये। तो क्या है ये, कॉस्ट यूनिट। ठीक है, तो मेरे कोर्स की, मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट या मेरी सर्विसेज की कॉस्ट यूनिट क्या है, एक कोर्स का प्राइस। ठीक है, एक कोर्स होता है। ओके, तो ये बोला है कि इसमें हम डिटेल रिकॉर्ड करते हैं किसके बारे में, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑन एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें जो जानकारी इकट्ठा की जाती है, इसमें जो जानकारी लिखी जाती है, उसमें खर्चा कितना लगा मटेरियल पर, लेबर पर और डायरेक्ट खर्चा कितना लगा, इन सभी चीज़ों को लिखा जाता है। द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एक्चुअली इनकर्ड आर आल्सो इंक्लूडेड इन द टोटल कॉस्ट। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी यहाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का क्या मतलब होता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कोर्स, ठीक है, तो मैंने भी 4-5 लोगों को बिठा रखा है ऑफिस में। उनका काम क्या होता है, जो ये सीट है इसको फाइनल टच मैं देता हूँ, लेकिन उसके पहले का काम टाइपिंग टूपिंग वो लोग देखते हैं। आपका कोई कॉल आ गया, आपका कोई मैसेज आ गया, आपकी कोई चैट आ गई, व्हाट्सएप आ गई, कोई क्वेश्चन आ गया, वो सब चीज़ें देखने के लिए टीम बैठी हुई होती है। ओके, तो वो सब लोग क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं। तो यही एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा होता है। ओके, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको बेचने के लिए आपको एक छोटा मोटा ऑफिस, दुकान कुछ तो रखना पड़ेगा, वहाँ पर जो खर्चा लगता है उसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा कहते हैं। तो वो भी नोट किया जाता है। तो हमारा मटेरियल पर खर्चा, लेबर पर खर्चा, इसके अलावा डायरेक्ट और खर्चे प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी इसमें जोड़ लिया जाता है टोटल कॉस्ट में। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, पेबल एट द पीरियोडिकल इंटरवल आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट शीट ऑन द बेसिस ऑफ एस्टीमेट। इनडायरेक्ट जो खर्चे होते हैं वो हमें नहीं पता है, इनडायरेक्ट खर्चे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह को रखा और उनको एस्टीमेट यानी कि एग्जैक्ट नहीं, अनुमान के आधार पर हम नोट करते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस इतना होना है। ठीक है, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, बेचने में और सामान को पहुंचाने में जो खर्चा लगेगा वो मे या मे नॉट जो है इंक्लूडेड इन द कॉस्ट शीट। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है मैनेजमेंट के डिसीजन। मैनेजमेंट चाहे तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कॉस्ट शीट में लिखे, ना चाहे तो ना लिखे, उसको आज़ादी दी गई है। यानी हमें उसके पहले जो हमारा लेबर का है, मटेरियल का है, डायरेक्ट खर्चा है, 3 चीज़ें वहाँ हुई थी, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा चौथा हुआ था, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 5वां। ये इतनी चीज़ें नोट करनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा ऑप्शनल हो गया, चाहो तो जोड़ो, चाहो तो ना जोड़ो। आइटम्स नॉट रिकॉर्डेड, अब कौन कौन सी चीज़ें कॉस्ट शीट में हम नहीं इंक्लूड करते हैं, तो हम टैक्स के बारे में वहाँ बात नहीं करते, क्या इंटरेस्ट लगा, क्या डिविडेंड देना पड़ा, है ना, क्या प्रोविजन है, क्या राइट ऑफ हुआ, कैश डिस्काउंट दिया नहीं दिया, प्रॉफिट लॉस हुआ एसेट के सेल पर, ये सारी चीज़ें हम उसमें कॉस्ट शीट में नोट नहीं करते हैं। इन सब चीज़ों को नोट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो शायद कुछ समझ में आई होगी कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट क्या होती है, एक पीरियोडिकल स्टेटमेंट होता है, एक सीट होती है फ्रेंड्स। ओके, A4 पेपर ले लीजिए, उसी में लिखना शुरू कर दीजिए, वही चीज़ होती है। ठीक है, एक कास्ट शीट जो है में कास्ट के जो एलिमेंट होते हैं उनको लिखा जाता है लॉजिकल ऑर्डर में कि कब क्या लिखना है। पहले लेबर, फिर मैंने आपको दिखाया था पहले लेबर लिखो, फिर मटेरियल का लिखो, फिर ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद में ये पीरियोडिसिटी डिपेंड करेगी कितने समय पर ये बनाना है हमें, वो निर्भर करेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कैसा है, हमारे प्रोडक्ट का नेचर कैसा है। उसी मतलब डेली बेसिस पर बनाना है, मंथली बनाना है, वो निर्भर करेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब किताब कैसा है। ओके, तो डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसमें मतलब जो भी कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट का खर्चा होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें जो भी हमारे खर्चे हो रहे हैं, चाहे वो मटेरियल पर, चाहे लेबर पर, चाहे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, उन सबको नोट डाउन किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को भी टोटल कास्ट में जोड़ा जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी जोड़ा जाता है, लेकिन वो एस्टिमेशन बेसिस पर, मतलब हमें पता नहीं होता, अनुमान लगा लेते हैं। बेसिकली पर्पज रहता क्या है कि मटेरियल का 10% या फिर लेबर कास्ट का 15% ऐसे जोड़ लिया जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को फ्रेंड्स। ओके, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा जोड़ना है कि नहीं जोड़ना वो मैनेजमेंट डिसाइड कर सकता है। कौन सी चीज़ें हम कॉस्ट शीट में नहीं नोट डाउन करते हैं, तो टैक्स वगैरह की बात वहाँ नहीं होती, इंटरेस्ट की बात नहीं होती, उसके बाद में प्रोविजन, राइट ऑफ, इनकी बात नहीं होती, सेल ऑफ एसेट से हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये सारी बातें हम वहाँ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा यूनिट मेथड। अब आते हैं दूसरा जॉब कॉस्टिंग पर। जैसा कि मैंने कहा ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं, आराम से बस समझते हुए पढ़ते हुए चले चलिए। अब जॉब कॉस्टिंग क्या होती है, तो जॉब कॉस्टिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड बाय द इंडस्ट्रीज वेयर ईच यूनिट और ईच बैच ऑफ द आउटपुट ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर यूनिट और बैच। ठीक है, तो ये बात क्लियर समझ लीजिए। यूनिट कॉस्ट में क्या था, एक जैसे खिलौने बन रहे थे, एक जैसे सीमेंट, एक जैसे ईंट बन रहे थे। यहां पर ऐसी बात नहीं है, हर एक प्रोडक्ट अलग है, हर एक जॉब अलग है। मतलब समझ पा रहे हैं, जैसे बाइक की सर्विसिंग का एग्जांपल दिया, आपकी बाइक की सर्विसिंग में 800 खर्चा लगेगा, दूसरे की बाइक की सर्विसिंग में 1800 रुपये लगेगा। क्यों, सर्विसिंग ही तो हो रही है। नहीं सर,
डिपेंड करता है। तो यानी हर प्रोडक्ट अलग है, वही बोल रहा है कि यहाँ पर हर एक जो यूनिट है, हर एक बैच है वो पिछले वाले से अलग है। तो तब जाकर के वहाँ पर जॉब कॉस्टिंग का सिस्टम यूज होता है, तब जाकर के क्या होता है, जॉब कॉस्टिंग का सिस्टम यूज होता है। When the production is not on continuous basis and each job is different from the other, job costing system is adopted। तो जब प्रोडक्शन कंटिन्यूअस बेसिस पर नहीं, ऐसा नहीं कि सीमेंट की बोरियां बनती जा रही खटाखट खटाखट चिप्स बनते जा रहे हैं, नहीं, डिमांड आएगी। फॉर एग्जांपल, बेहतर एग्जांपल जॉब कॉस्टिंग का, शादी के कार्ड अगर आपने कभी छपवाए हों, जॉब कॉस्टिंग है, वहां पर जॉब कॉस्टिंग क्यों, क्योंकि कोई आता है वो बोलता है कि हमको ना 12 रुपए वाला शादी का कार्ड छपवाना है, कितने 500 पीस छपवाने हैं, कितने 500 पीस। कोई आता है सर हमको 50 रुपए वाला शादी का कार्ड छपवाना है और इसमें हम 1000 पीस छपवाएंगे। आप ये भी ध्यान दें, हर एक में कंटेंट अलग होगा। यहाँ राम बेट्स सीता है, यहाँ कोई और है, करेक्ट है, समझ रहे हैं। तो हर एक जॉब अलग है, डिफरेंट है, क्वांटिटी अलग है। अगर इस एग्जाम्पल को आप दिमाग में रखेंगे तो चीजें आसानी से समझ में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस बेसिस पर प्रोडक्शन नहीं, ऐसा नहीं कि नाम एक बार का शादी का कार्ड का डिजाइनिंग कर दी, अब खटाखट छपा पड़ा है 1 लाख कार्ड, नहीं सर। किसी को 500 कार्ड की जरूरत है, खत्म हो गई, एक जॉब खत्म, अब दूसरा 1000 कार्ड वाला दूसरा फिर से तैयार करो और फिर से शुरू करो, ओके। तो ऐसे में जॉब कास्टिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है। जॉब कास्टिंग सिस्टम को जॉब ऑर्डर कास्टिंग भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना होगा, ओके। तो इसमें क्या होता है, टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ जॉब, जॉब की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए पहले जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट होती है, उनको जोड़ते हैं। देन यू एलोकेट अ पोर्शन ऑफ द इनडायरेक्ट कॉस्ट बेस्ड ऑन हाउ मेनी रिसोर्सेज आर कंज्यूम फॉर द असाइनमेंट। देखो समझो क्या कह रहे हैं, इसमें हम कैलकुलेशन करते समय क्या करेंगे, सबसे पहले जितना डायरेक्ट कॉस्ट, मटेरियल में कितना लगा, लेबर में कितना लगा, वो सारी चीजें आप जोड़ लीजिए। इनडायरेक्ट कॉस्ट को कैसे जोड़ा जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एस्टीमेट लेते हैं, जैसे एलोकेट करते हैं पोर्शन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। कैसे, देखो ये जैसे एग्जांपल देखोगे तो समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, एक जॉब में फैक्ट्री स्पेस का 50% लगता है फॉर अ डे, एक दिन के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो एक दिन का रेंट है, सोच लो एक दिन का रेंट अगर हम मान लेते हैं 10,000 रुपए है, तो इस 10,000 रुपए का 50% जो है हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी 5,000 रुपए इस जॉब में जोड़ देंगे। बात समझ में आई, इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसे एस्टिमेट की गई, क्लियर हो रहा है ना। तो मतलब भाई पूरी फैक्ट्री का रेंट एक दिन का 10,000 है, जो हम जॉब इस समय रन कर रहे हैं वो फैक्ट्री का आधा स्पेस, 50% स्पेस एक्वायर किए बैठी है, तो इसका मतलब आधे दिन तो उसने जो है रेंट खाया ना मेरा एक तरीके से, तो रेंट को उसमें हम जोड़ देते हैं। यही बात इन्होंने बताई। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं फ्रेंड्स, ओके। एप्लीकेशन ऑफ जॉब कास्टिंग, तो जॉब कास्टिंग कहाँ अप्लाई हो सकती है ये देखते हैं। कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट आर रेंडरिंग सर्विसेज अगेंस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर्स आर जॉब्स यूज दिस सिस्टम ऑफ कास्टिंग। ऐसी कंपनियां जो प्रोडक्ट बना रही हैं, सर्विस दे रही हैं स्पेसिफिक ऑर्डर या जॉब के तहत, जैसे शादी का कार्ड छपना स्पेसिफिक ऑर्डर है, कोई ऑर्डर देगा तभी कार्ड छापोगे, नहीं देगा तो बैठे रहो, दिन बैठे रहो, साल बैठे रहो, फर्क नहीं पड़ता। जब तक ऑर्डर नहीं आता तब तक आप अपना काम शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज यूज करती हैं, जैसे पुल के निर्माण का काम मिला तो भाई इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या करेंगे, हाँ ठीक है, गोमती नदी पर बनाना है तो वहाँ काम शुरू होगा, उसका अलग खर्चा रहेगा, ठीक है। गंगा नदी पर बनाना है, वहाँ पता चला 2 किलोमीटर लंबा पुल है, उसका अलग खर्चा रहेगा, काइंड ऑफ दैट, ओके। शिप बिल्डिंग वगैरह में, फर्नीचर मेकिंग में, जैसे आप फर्नीचर मेकिंग में गए, बोले हमें डाइनिंग टेबल चाहिए, आपकी स्पेशल रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से वो बना देगा। मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, मतलब जहाँ पर मशीनें बनती हैं वहाँ पर भी यूज होता है। रिपेयर की दुकानों पर मैंने आपको बताया था, ऑटोमोबाइल गैरेजेस है ना, अपनी कार रिपेयर करवाने जाते हैं। एंड सच अदर इंडस्ट्रीज वेयर जॉब्स और ऑर्डर कैन बी सेग्रीगेटेड, जहाँ पर जॉब और ऑर्डर को अलग किया सकता है, सेग्रीगेट किया सकता है, एक दूसरे से बाइफरकेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, वहाँ पर ये यूज होता है, ठीक है। तो अब जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वो मान लेते हैं परफ्यूम बनाने की कंपनी है, तो परफ्यूम बनाने की कंपनी में क्या हम जॉब कास्टिंग यूज करेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि भाई कोई आ करके ऐसे नहीं बोलेगा कि मुझे ये वाला परफ्यूम चाहिए, नहीं, हम तो पक्का है सेटअप बनाए बैठे हैं, बनना शुरू है। चॉकलेट की फैक्ट्री है, नेस्ले का चॉकलेट है, तो क्या वहाँ जा करके बोलते हो कि हमको आधा किलो जो है ये फ्लेवर का चॉकलेट, नहीं, वो प्रोडक्शन चला हुआ है, कंटिन्यूअसली चला हुआ है, तो वहाँ सिंगल यूनिट वगैरह यूज कर लो। जॉब का वहाँ जहाँ आप जा करके बोलो, जैसे कहाँ पर आपको गद्दे रजाई बनवाने हैं, ठीक है,
आपकी रिक्वायरमेंट है कि हमारा गद्दा कैसा होना चाहिए, आप जाते हैं उसको बोलते हैं कैसी रुई पसंद करेंगे, कैसे गद्दे का कवर होगा, सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं और फिर वो प्रोडक्ट बनाता है। वहाँ पर जॉब कॉस्टिंग यूज हो सकती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ओके। द जॉब में इन्वॉल्व प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस, स्पेसिफिक प्रोग्राम और एनी अदर कास्ट ऑब्जेक्ट। अभी जो हमारा यहाँ जॉब, जिसे हम जॉब बोलते हैं, उसमें कोई प्रोडक्ट भी बनाने के लिए कहा जा सकता है, कोई प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई सर्विस ऑफर करनी पड़ सकती है, कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम चलाना पड़ सकता है, या कोई अदर कास्ट ऑब्जेक्ट आपको मिल सकता है। द एम ऑफ जॉब कास्टिंग इज टू रिकॉर्ड ऑल द कास्ट इनकर्ड फॉर द कंप्लीटिंग अ जॉब सो दैट इट मे बी अप्रोप्रिएटली प्राइस्ड। तो हमारा एम क्या होता है जॉब कास्टिंग का, कि हम रिकॉर्ड करते हैं जितनी भी कास्ट खर्चा हुई, जितना भी हमारा टोटल खर्चा हुआ है, मतलब उस जॉब को कंप्लीट करने में टोटल कास्ट जितनी इनकर्ड हुई है उसको हम नोट डाउन करते हैं, ताकि हम सही प्राइसिंग कर सकें, अप्रोप्रिएट अपनी जॉब की प्राइसिंग कर सकें। ठीक है, फिर फीचर आता है जॉब कास्टिंग का। तो जॉब कास्टिंग क्या होती है? जॉब कास्टिंग जो है उन इंडस्ट्रीज में जरूरत होती है जहां पर हर एक यूनिट, हर एक टास्क पिछले टास्क से अलग होता है। ठीक है, जहां पर कंटिन्यूअस बेसिस पर प्रोडक्ट नहीं बनते बल्कि स्पेसिफिक ऑर्डर मिलने पर प्रोडक्ट बनते हैं, वहां पर जॉब कास्टिंग मेथड को अडॉप्ट किया जाता है। जॉब कास्टिंग सिस्टम को हम जॉब ऑर्डर कास्टिंग के नाम से भी जानते हैं। जॉब कास्ट को कैलकुलेट करने के लिए पहले जो है सारे डायरेक्ट खर्चे जोड़ लीजिए, फिर इनडायरेक्ट खर्चों को अप्रोप्रिएट पोर्शन के हिसाब से एलोकेट किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए इनडायरेक्ट खर्चे में हमारा कितना, जैसे सिक्योरिटी गार्ड है ना, 30 दिन की नौकरी का 30,000 रुपये लेता है। अब जो हमारी जॉब चल रही है, मौके पर हमने कोई जॉब ली है, वो 5 दिन चलती है, तो अगर 5 दिन चलती है तो 5 दिन का जो खर्चा सिक्योरिटी गार्ड का है 5,000 रुपये, वो हमारी उसी जॉब से रिलेटेड है जो 5 दिन चली है, तो हम उसको जोड़ देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर। यही बात इन्होंने रेंट के लिए भी बताई कि मान लो एक दिन के लिए वो एक दिन के लिए फैक्ट्री का 50% अगर एक्वायर करके बैठी हुई है जॉब, तो उस केस में हम कितना खर्चा ले लेंगे, 50% उससे ले लेंगे। ठीक है, फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ जॉब कास्टिंग। तो कहाँ कहाँ यूज होता है? जहाँ पर विशेष ऑर्डर के तहत या विशेष जॉब देने पर ही काम चलता है, वहाँ पर जॉब कास्टिंग का हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी, इंजीनियरिंग में, शिप की बिल्डिंग में, अब अगर किसी को जहाज बनवानी तो स्पेशल ऑर्डर पर ही बनेगी। ऐसा नहीं कि 50 जहाज खड़ी हैं, मतलब होता होगा 50 जहाज बनाने की कंपनियाँ होंगी, बट अगर आपकी स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो उस केस में ये ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में मशीन बनाने वाली कंपनियाँ हैं, उसके बाद रिपेयर की दुकानें हैं, ऑटोमोबाइल गैरेज है, जहाँ पर भी हर प्रोडक्ट अलग हो या हर जॉब अलग हो, वहाँ पर ये मेथड यूज हो सकता है। प्रोडक्ट, यहाँ पर जो हमारी जॉब होगी वो प्रोडक्ट भी हो सकती है, वो कोई प्रोजेक्ट, हमको पता चला मेट्रो का प्रोजेक्ट मिला हुआ है, वो भी एक जॉब है। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, सर्विस, जैसे मेट्रो अगर प्रोजेक्ट मिला, दिल्ली का मेट्रो प्रोजेक्ट अलग है, बेंगलोर का अलग है, कानपुर का अलग है, काइंड ऑफ दैट। ओके, द एम ऑफ जॉब कास्टिंग इज कि हम सारे जो भी खर्चे हैं उनको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करें, ताकि हम जो जॉब है उसको अप्रोप्रिएटली, सही तरीके से उसका दाम मतलब क्लियर कर सकें या फिर फिक्स कर सकें। फीचर ऑफ जॉब कास्टिंग की बात करें, क्या क्या खासियत होती है? तो एग्जीक्यूशन ऑफ ए जॉब ऑर्डर इन्वॉल्व मेटिकुलस प्लानिंग ऑफ द रिसोर्सेज टू कंट्रोल द कॉस्ट। किसी जॉब को एग्जीक्यूट करने में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है? मेटिकुलस प्लानिंग। एक अच्छे सघन तरीके से आप प्लानिंग करते हैं ताकि कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके, कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके। एग्जीक्यूशन ऑफ ए स्पेसिफिक जॉब एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर इज मोर डिफिकल्ट कंपेयर टू द प्रोडक्शन अंडर कंटिन्यूअस प्रोसेस पर द सिस्टम एंड प्रोसीजर्स आर स्टेबल एंड स्टैंडर्डाइज। तो मतलब ये बोल रहे हैं कि किसी कस्टमर का स्पेसिफिक ऑर्डर निभाना थोड़ा सा मुश्किल है, देन जहाँ पर प्रोडक्शन पहले से ही कंटिन्यूअस चल रहा है वहाँ, जैसे सीमेंट की फैक्ट्री है भाई, खटाखट सीमेंट बन रही है, पूरी प्रक्रिया सेट है, सब कुछ पहले से ही स्टेबल है, सब कुछ स्टैंडर्डाइज है, कहाँ क्या होना है सब सेट है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर हम देखें कि कोई कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आती है, वहाँ पर हमारे लिए मेहनत का काम है। जैसे मान लो कोई भंडारा चल रहा है, आपने वहाँ पर जो है पूड़ी सब्जी और दाल चावल का इंतजाम कर रखा है, तो चलो ठीक है, पूड़ी सब्जी दाल चावल बनी हुई है, सब खा रहे हैं। लेकिन कोई कस्टमर आता है, बोलता है नहीं हमको पनीर जो है, पनीर की सब्जी खानी है। अब जो भंडारा चल रहा है भाई, वो तो आसान सी प्रक्रिया कि हाँ पूड़ी सब्जी दाल चावल बना है, खटाखट हम परसते चले जा रहे हैं। लेकिन अब वो बोलता है कि नहीं हमको पनीर खाना है। अब वो स्पेशल जॉब होगी, स्पेसिफिक ऑर्डर हो गया उसका। अब उसके लिए चाहे वो सिंगल बंदा ही हो, क्योंकि हमें अब उसके लिए पनीर बनाना है, तो वी नीड पनीर, है ना, सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। शायद आपको बात समझ में आई होगी कि हाँ ये थोड़ा सा कठिन काम है, ये कठिन काम है विशेष ऑर्डर को पूरा करना।
ओके। जैसे शादी के कार्ड वाला एग्जांपल हम लोगों ने लिया था कि शादी का कार्ड छापना है तो हर आदमी की अपनी रिक्वायरमेंट है, हर आदमी के घर के रिश्तेदार नातेदार पूरा कार्ड अलग होता है, बेसिक टेक्नोलॉजी यही रहती है, नाम सारे बदलते जाते हैं, ठीक है। ओके, तो स्पेसिफिक ऑर्डर डिफिकल्ट होते हैं। जॉब एग्जीक्यूशन में नॉट बी जस्ट अरेंजिंग द मटेरियल एंड लेबर बट में इन्वॉल्व डिजाइनिंग एंड इनोवेशन। अब जॉब एग्जीक्यूशन में सिर्फ ये नहीं कि हमको मटेरियल अरेंज करना है, हमको लेबर लगानी है, नहीं, यहाँ पर हमें डिजाइनिंग भी करनी पड़ेगी, हमें इनोवेशन भी करना पड़ेगा। क्या मतलब है, शादी का कार्ड छपवाना है तो चलो शादी के कार्ड ब्लैंक वाले चाहिए, वर्कर चाहिए छापने के लिए, लेकिन उसके अलावा शादी का कार्ड डिजाइन भी करना पड़ेगा और वहाँ पर लिखना पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा डेकोरेशन देना पड़ेगा। तो ये काम भी हमें करना पड़ता है, सिर्फ ये नहीं कि आदमी और मटेरियल से काम चल जाएगा, नहीं, ठीक है। मेन फीचर ऑफ जॉब कास्टिंग सिस्टम कैन बी समराइज्ड इन अंदर। अब इनके मेन फीचर की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, चाहूँ तो फटाफट बढ़ा करके चला जाऊँ, लेकिन समझ में आ जाए ये जरूरी होता है, इसलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन हो जाती है। ओके, इट इज कास्टिंग ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर फॉर प्रोडक्ट आर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, फॉर प्रोडक्शन और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। तो जो हमारी जॉब कास्टिंग होती है उसमें हम कॉस्टिंग करते हैं स्पेसिफिक ऑर्डर की, विशेष ऑर्डर की कॉस्टिंग करते हैं, किसी प्रोडक्ट की या किसी भी सर्विस की, और एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट हमारे पास में ये स्पेसिफिक ऑर्डर आते हैं, कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से, जैसी उसकी ज़रूरत होगी वैसा हमारे पास आता है। इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द कास्ट इनकर फॉर कंप्लीटिंग द जॉब सो दैट इट मे बी अप्रोप्रिएटली प्राइस। जो भी खर्चा लग रहा है वो सारा जोड़ जाड़ करके हम बताते हैं। एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट इज डिफिकल्ट एज वेरी लिटिल डेटा मे बी अवेलेबल ड्यू टू यूनिकनेस ऑफ जॉब। मतलब कास्टिंग का एस्टिमेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्यों? क्योंकि हर जॉब अपने आप में यूनिक है, अलग है, हम पहले से चला आ रहा वाला काम नहीं चल रहा। जैसे भंडारे में जो है पूरी सब्जी ये सब बट रही है, लेकिन पता चल रहा है कि पनीर का ऑर्डर देना है, पनीर बनानी है ना, यूनिकनेस हो गई तो थोड़ा मुश्किल होता है। आपको याद है मशरूम मांगता है, थोड़ा और मुश्किल हो गई, तो इसलिए बोल रहे हैं कि भाई यूनिकनेस की वजह से कॉस्टिंग डिफिकल्ट होती है। एट द एंड ऑफ द जॉब मटेरियल लेफ्ट मे बी डिफिकल्ट टू वैल्यू ड्यू टू अनसर्टेनिटी अबाउट देयर यूज इन अनदर जॉब या अदर जॉब। जो आखिरी में जो बच जाता है एक जॉब कंप्लीट, जैसे शादी के कार्ड हमने छापने शुरू किए, अब हो सकता है कि हमने 500 कार्ड छापे, उसके बाद 200 कार्ड बच गए। अब वो जो 200 कार्ड है उनको हम कहाँ यूज करेंगे, अनसर्टेनिटी है, तो इसकी वजह से जो है ये क्लियर नहीं होता कि हम उनका क्या करेंगे, मतलब जो स्क्रैप मटेरियल है उसका हम क्या करेंगे, या जो बचा हुआ मटेरियल उसका क्या करेंगे, ठीक है। तो फीचर में हमने बात की कि जॉब ऑर्डर का एग्जीक्यूशन में ठीक ठाक प्लानिंग करनी पड़ती है, तभी हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्डर के अगेंस्ट में। यहाँ पर स्पेसिफिक जॉब को एग्जीक्यूट किया जाता है और ये मोर डिफिकल्ट होता है। क्यों, किससे डिफिकल्ट होता है? जहाँ पर लगातार प्रोडक्शन चल रहा है वहाँ तो पहले से पता है, हाँ, कि मैंने मेरा कोर्स बना हुआ है, पहले से खटाखट बिक रहा है, ठीक है, तो वहाँ पहले से प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्पेशल ऑर्डर पर स्पेशल काम करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ मटेरियल और लेबर से काम नहीं चलता है, बल्कि हमें इनोवेशन और डिजाइनिंग भी करनी पड़ती है। मेन फीचर में हमने बात की कि कस्टमर की विशेष रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्पेसिफिक ऑर्डर आते हैं, उसको हमें निभाना पड़ता है, ठीक है। अप्रोप्रिएट प्राइसिंग के लिए हमें जितनी भी कॉस्ट खर्चा जहाँ जहाँ भी लगा उसको सही से रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। कॉस्ट की एस्टिमेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्यों? क्योंकि हर एक जॉब अलग होती है, डिफरेंट होती है, यूनिक होती है। एट द एंड जो भी मटेरियल बचता है उसकी वैल्यू को डिसाइड करना पड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे पास क्लियरिटी नहीं होती कि जो मटेरियल बचा है इसको हम अगले जॉब में यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब आता है फ्रेंड्स जो है आपका जॉब कास्ट कार्ड या जॉब कास्ट सीट, ठीक है। जैसे वहाँ पर हमने कास्ट सीट पढ़ी थी, वैसे ही जॉब कास्ट सीट ये है, ठीक है। मतलब जो जॉब आपकी है, जैसे मान लीजिए आप बाइक रिपेयर करवाने जाते हैं तो आपका एक A4 पेपर लेगा, उसमें आपकी बाइक का नंबर, आपका नाम लिखेगा, फिर उसमें क्या क्या पार्ट चेंज हुए वो बताता जाएगा। जैसे उसने लिखा कि हाँ सर हमने जो है आपकी बाइक पे खर्चा किया, जो है एक मोबिल चेंज हुआ, आपका ब्रेक वायर चेंज हो गया, उसके बाद में आपके सीट कवर चेंज हो गए, आपके मिरर चेंज हो गए, ठीक है, उसके बाद इंजन में डिफेक्ट था वो चेंज किया, बैक लाइट चेंज की, काइंड ऑफ दैट, ऐसे लिखते हुए चले जाते हैं। यही चीज़ होती है, और कितना खर्चा है, किसका कितना प्राइस वो लिख देते हैं। तो वही होता है जॉब कास्ट कार्ड या जॉब कास्ट सीट। जॉब कास्ट कार्ड इज यूज फॉर ईच जॉब, हर एक जॉब के लिए यूज होता है टू रिकॉर्ड द कास्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड पर्टेनिंग टू दैट पर्टिकुलर जॉब। ओवरहेड क्या होता है? वही एक्स्ट्रा खर्चे, मटेरियल लगा, लेबर लगा, वो तो ठीक है, लेकिन ओवरहेड हुआ। ओवरहेड कौन सा? जैसे आप बाइक सर्विस करवाने गए तो चलो आपकी ब्रेक खराब थी तो ब्रेक चेंज की गई, लेबर जो वर्कर वहाँ लगा हुआ है वो हो गया,
ओवरहेड में जो उन्होंने दुकान ले रखी होगी, जो उन्होंने फैक्ट्री लगा रखी होगी जहाँ पर सर्विस वो करते हैं, उसका लेबर चार्ज, उसका इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज, ये सारी चीज़ें। ओके, तो ओवरहेड खर्चे भी वहाँ नोट किए जाते हैं। जॉब कार्ड बेसिकली प्रोवाइड ए रिकॉर्ड टू द मैनेजमेंट फॉर देयर डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट। तो जॉब कार्ड क्या करता है, मैनेजमेंट को जानकारी देता है कि किस तरीके से वो डिसीजन लेकर के कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि सारा डेटा लिखा हुआ होगा, सब कुछ लिखा हुआ होता है ओके जॉब कास्ट कार्ड में। तो मेन एडवांटेज क्या है, तो मेन एडवांटेज अगर हम बात करें तो इट गिव्स क्लियर एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट टू इनेबल देम टू टेक एप्रोप्रिएट डिसीजन। तो आपको क्लियर और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है मैनेजमेंट को कि भाई हाँ क्या किया जा सकता है, ताकि आप अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकें। इट इज़ एन इफेक्टिव टूल फॉर कॉस्ट कंट्रोल, कास्ट को कंट्रोल करने का बेहतर तरीका है, बेहतर टूल है क्या, जॉब कास्ट का कार्ड बनाना। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द आइडल टाइम ऑफ लेबर इन्वॉल्व इन द जॉब। जो लेबर बैठा हुआ है, आइडली समय बिता रहा है, बीड़ी पी रहा है, उसको भी कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करेंगे, लिखा जाता है जॉब कार्ड में कितनी देर तुम बैठे रहे, कितनी देर काम किया, कितनी देर आराम किया, कितनी देर लंच किया, सब लिखा जाता है, इससे बचाते हैं। जॉब कार्ड इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ जॉब अकाउंट। जॉब अकाउंट हमने देखा था यूनिट मेथड में, जॉब अकाउंट अलग से बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डेटा मिल जाता है। यहां पर जॉब अकाउंट बनेगा तो जॉब अकाउंट एक्यूरेट है कि नहीं एक्यूरेट है, उसको चेक किया जा सकता है जॉब कार्ड से मैच करवा कर, क्योंकि जॉब कार्ड से ही डेटा जाता है वहां। इट एक्ट एज ए लिंकेज बिटवीन द प्रोडक्शन कंट्रोल एंड कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। तो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन कंट्रोल के बीच में एक लिंकेज का काम करता है। लिंकेज का मतलब लिंकिंग, मतलब कहने का ये हुआ, जो हमारा जॉब कास्टिंग, ये कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है, अगर इसको लगता है कि कॉस्टिंग में डिस्टर्बेंस हो रहा है, यानी हमारा प्रोडक्ट महंगा बन रहा है, तो वो तुरंत ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को आदेश देगा भाई प्रोडक्शन कम करो अभी, क्योंकि कास्ट ज़्यादा आ रही है, हम इतना प्रोडक्ट इस वैरायटी का नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो एक लिंक का काम करता है। वैसे तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है जॉब कास्ट जो है कार्ड का, जॉब कास्ट कार्ड का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता है। जैसी कंपनी की जरूरत होती है उसी हिसाब से वो बना लेते हैं, कोई फॉर्मेट नहीं है, आपकी मर्जी है जैसा आप बनाना चाहें। ये एक नमूना दिया हुआ है, सैंपल दिया हुआ है कि हाँ ऐसा बना सकते हैं। तो ये जॉब कास्ट कार्ड है, कस्टमर का नाम, नेम ऑफ जॉब, जॉब का नंबर, किस डेट को स्टार्ट हुई, किस डेट को जॉब कंप्लीट हुई है, फिर उसके बाद में ये सारा डेटा यहाँ पर, फिर यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट, उसमें डेट, रिक्विजिशन नंबर, अकाउंट और अमाउंट और डेट, लेबर की कॉस्ट में डेट, आवर, रेट, अमाउंट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आवर, रेट और अमाउंट, ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब ये हम किसकी बात कर रहे हैं, जॉब कास्ट कार्ड जो हमारा बना है। तो देखो मटेरियल कॉस्ट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो हमारी डेट, किस डेट को हमारा, मान लो 1 जनवरी को हमारा ये मटेरियल आया है। रिक्विजिशन नंबर क्या होता है, जब भी आप जो है कंपनी में कोई जॉब, मतलब जैसे मान लो तुम अपनी बाइक रिपेयर करवाने गए हो, तो वहाँ वो जाकर के ब्रेक लेकर आएगा, कहाँ से, स्टोर से। तो स्टोर से एक रिक्विजिशन नंबर मिलता है, जैसे इनवाइस नंबर वैसे वहाँ रिक्विजिशन नंबर मिलता है। मान लो रिक्विजिशन नंबर 605 है, ठीक है, तो रिक्विजिशन नंबर स्टोर देता है। फिर कितने अमाउंट का है, जो सामान आया है 500 रुपये का। ठीक है, लेबर कास्ट किस डेट की बात है, 1 जनवरी की बात है। कितने घंटे लेबर ने काम किया, आपकी बाइक रिपेयर में 10 घंटे काम किया। क्या रेट है लेबर का, 20 रुपये घंटे के हिसाब से। टोटल खर्चा कितना, 200 रुपये का। ठीक है, टोटल रेट 20 रुपये का, टोटल अमाउंट। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, कितने घंटे और लगे हैं किसी और चीज़ में, मान लो ये तो लेबर का है, इसके अलावा बाकी जो ओवरहेड है और खर्चा लगा, तो मान लो कितने, 5 घंटे और वेस्ट हुए। क्या रेट चलता है, 100 रुपये के हिसाब से, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 500 रुपये हो गया। ठीक है, तो ये सब आपके जॉब कास्ट कार्ड में ये सब रहता है। फिर सारा कुछ मिला करके हम यहाँ पर ला करके एक समरी तैयार करते हैं। ऊपर से जितना भी डेटा मिला वो सारा इसकी समरी बनती है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी हुई, 500 रुपये मान लेते हैं। डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट कितना हुआ, 200 रुपये लगा है। डायरेक्ट ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, चीज़ों को बनाने में जो खर्चा लगा है, जिन्हें डायरेक्ट ओवरहेड कहते हैं, वो कितना है, मान लो 600 रुपये। फिर एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड या नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, मतलब कहने का ये वैसे ही है फ्रेंड्स, जैसे डायरेक्ट खर्चा और इनडायरेक्ट खर्चा। ये डायरेक्ट खर्चे हैं, सीधे का सीधा खर्चा लगा है डायरेक्ट खर्चा, और ये इनडायरेक्ट खर्चा होता है। जैसे सामान बन गया, अब उसको ट्रांसफर करना है, शिफ्ट करना है गोदाम से दुकान तक, तो वो इनडायरेक्ट खर्चा है एक तरीके से। ठीक है, तो वो फिक्स्ड ओवरहेड कहलाता है, मतलब ये तो लगेगा ही लगेगा। फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स अमाउंट होता है। तो इसमें कहानी क्या होती है, जैसे मान लो कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मान लेते हैं हमारा कितना लगा, 5000 रुपये फॉर एग्जाम्पल। तो ये मान लिया जाता है कि भाई इसका जो है 20%, मटेरियल कॉस्ट का 20% जो है ये हमारा
फिक्स्ड ओवरहेड लगेगा, तो 5,000 का 20% 1,000 रुपये यहाँ पर ले लिया जाता है। फिर ये सारा का सारा यहाँ जोड़ दिया जाता है। अभी आगे बढ़ेंगे तो ये हर एक हेड पर हमें बात करनी है, अभी के लिए केवल समझते हुए चले चलिए, हर एक हेड पर बात करेंगे। ओके, तो देखो हमने देखा कि भाई क्या देखा, ये जॉब कास्ट शीट क्या होती है, किसी भी जॉब में टोटल कितना खर्चा होता है उस सबको नोट डाउन करने के लिए ये शीट बनाई जाती है। ठीक है, इसमें मटेरियल खर्चा, लेबर खर्चा, ओवरहेड खर्चा सब कुछ नोट किया जाता है। इसमें मैनेजमेंट को जानकारी दे दी जाती है कि हाँ अपना डिसीजन लो कि कैसे कास्ट को कंट्रोल किया जाता है। एडवांटेज की बात करें तो क्लियर और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, इससे मैनेजमेंट निर्णय ले सकता है, कास्ट को कंट्रोल करने का बढ़िया टूल होता है। लेबर का आइडल टाइम भी घटाया जा सकता है, बताया था मैंने कैसे, क्योंकि सारी जानकारी जॉब कास्ट में लिखी जाती है। का जॉब कार्ड इन्फॉर्मेशन जो है जॉब अकाउंट की एक्यूरेसी को चेक करने में काम आ सकता है। उसके बाद में प्रोडक्शन कंट्रोल और कास्टिंग डिपार्टमेंट में एक लिंकेज का काम करता है। कोई स्टैंडर्ड प्रोफार्मा नहीं है, जैसे है ना, इसका एक सैंपल इन्होंने दिया हुआ कि ऐसा हो सकता है। तो फ्रेंड्स सैंपल जो ये आपका जॉब कास्ट कार्ड है, यहाँ से शुरू होकर के, ये रेड के नीचे से शुरू होकर के और यहाँ खत्म होता है, यहाँ खत्म होता है। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा इस बात को। ओके, ये पूरा का पूरा एक ही पेज का है, एक ही पेज का है। ओके, तो ये पूरा जॉब कास्ट कार्ड है कि आप कस्टमर का नाम मान लेते हैं अशोक पांडे, नेम ऑफ द जॉब बाइक रिपेयरिंग, जॉब का नंबर 510, किस डेट को स्टार्ट हुआ, किस डेट को कंप्लीट हुआ, कितना खर्चा लगा, वो पूरा का पूरा यहाँ लिखेंगे। फिर एक समरी बना देंगे कि सर हमारा आपकी बाइक की सर्विसिंग का टोटल चार्ज इतना आया हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा पूरा जॉब कास्ट कार्ड है। अब देखो इसमें डायरेक्ट कॉस्ट होती है, क्या क्या था देखिए, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, ये तीनों कॉस्ट होती है और फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट ये होती है। ठीक है, तो पहले हम डायरेक्ट कॉस्ट की बात करेंगे, फिर इनडायरेक्ट की भी बात करेंगे। तो अगर देखा जाए डायरेक्ट कॉस्ट कलेक्ट करना है, जॉब कास्टिंग कलेक्ट द फॉलोइंग डायरेक्ट कॉस्ट पर्टेनिंग टू द जॉब, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट और प्रोडक्शन ओवरहेड। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल में कितना लगा, डायरेक्ट लेबर में कितना लगा और डायरेक्ट ओवरहेड या प्रोडक्शन में कितना खर्चा लगा, वो सारी चीज़ें नोट डाउन की जाती हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की बात करेंगे, पहले तीनों की बात करें, मैंने कहा ना हर एक हेड की बात करेंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में ऑन रिसिप्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर, जैसे बाइक की सर्विसिंग का ऑर्डर मिला तो तुरंत ही क्या होगा कि हमें बाइक की सर्विसिंग का ऑर्डर मिलने के बाद क्या होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, सबमिट करेगा एक रिक्विजिशन नोट टू स्टोर। स्टोर के पास बोलेगा कि हमें ये सामान दे दो, इस गाड़ी में ये चीज़ें जो हैं उसको हमें स्टोर से दे दो। यहीं पर ये रिक्विजिशन नोट दिया गया है कि हमें ये सामान चाहिए, इसीलिए वो रिक्विजिशन नंबर वहाँ पर लिखा हुआ था, आपको ध्यान होगा। ठीक है, रिक्विजिट मटेरियल की वो डिमांड करेगा कि हाँ हमें ब्रेक ऑयल दे दो, हमको जो है पीछे की बैक लाइट दे दो, लेदर की सीट दे दो, ये सारा डिमांड उसने प्लेस कर दिया। अगर कोई सामान सरप्लस है या एक्सेस है जो बढ़ जाता है, बाइक रिपेयर हो गई और हमारा सामान यूज नहीं हुआ, या कोई गलत मटेरियल जो है डिपार्टमेंट ने, स्टोर ने इशू कर दिया है जो लगना ही नहीं था, हमारे क्लच में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्लच का मटेरियल इशू हो गया है, तो उसको रिटर्न कर दिया जाता है। किसके द्वारा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट द्वारा। वो लोग ला करके लौटा जाएंगे स्टोर को कि भाई ये सब सामान नहीं लगा है, और मटेरियल रिटर्न नोट मिल जाएगा उनको, मटेरियल रिटर्न का एक नोट इशू कर दिया जाएगा कि हाँ ये सामान लौटा है। जैसे किसी हॉस्पिटल में आप एडमिट होते हैं तो जितनी दवाइयाँ होती हैं वो आपको ला करके भर दी जाती हैं। उसके बाद जब आप रिलीव होते हैं तो सारी की सारी दवाइयाँ जो बची हुई होती हैं उनको आप ले जा करके स्टोर पर लौटा देते हैं और एक नोट मिल जाता है कि हाँ इतने 25,000 की दवाइयाँ आपने खरीदी थी, जिसमें से 6,000 रुपये की दवाइयाँ लौट आई हैं। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर हो रहा है। जॉब कास्ट शीट रिकॉर्ड ऑल दीज इशूज एंड रिटर्न ऑफ द मटेरियल, जो भी मटेरियल इशू हुआ है, जो रिटर्न हुआ है, वो सारा का सारा डेटा आपकी जॉब कास्ट शीट में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। आती है फ्रेंड जो है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी हुई, तो ईच डे द टाइम स्पेंड बाय वेरियस टाइप ऑफ लेबर ऑन पर्टिकुलर जॉब इज रिकॉर्डेड। हर दिन डिफरेंट टाइप के जो लेबर हैं उनके द्वारा कितना जो है समय लगाया गया है ना, उसे यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है, कितना समय टाइम स्पेंड किया गया। लेबर समरीज आर वेज एनालिसिस सीट आर प्रिपेयर्ड फॉर ईच वीक आर एनी सुटेबल अकाउंटिंग पीरियड। अलग से देखिए लेबर समरी या वेज एनालिसिस सीट बनाई जाती है हर एक वीक पर, या जैसा उसको ठीक लगे, हर दिन बनवा लो, हर हफ्ते बनवा लो। ठीक है, दिस एनालिसिस आल्सो इंक्लूड अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ ओवर टाइम, आइडल टाइम, शिफ्ट डिफरेंशियल etc। मतलब अगर लेबर ने आइडली बैठा रहा है, लेबर ने ओवर टाइम किया है, शिफ्ट में कोई डिफरेंशियल वगैरह हुआ है, इन सब का भी जो है समय वहाँ पर नोट किया जाता है। किसमें, इस एनालिसिस में। मैंने बताया था ना कि अगर बीड़ी पीने भी बैठा है तो उसको भी हम नोट डाउन कर लेंगे। डायरेक्ट लेबर कास्ट आर पोस्टेड ऑन द रिस्पेक्टिव जॉब कास्ट शीट, जो लेबर जिस जॉब में लगे हुए हैं उसका डिटेल उस जॉब कास्ट शीट पर नोट डाउन कर दिया जाता है। अब आता है फ्रेंड्स हमारा डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट।
आर प्रोडक्शन ओवरहेड, मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो ओवरहेड, जो एक्स्ट्रा खर्चा लगा, मटेरियल लगा, लेबर लगे, वो तो ठीक है, इसके अलावा जो और चीज़ें लगी, लेबर लगे हैं, मटेरियल लगा है, वो ठीक है, इसके अलावा भी खर्चे होते हैं। भाई पानी लेबर पिएगा वो खर्चा लगेगा, मशीन अगर ख़राब हो गई तो उसमें खर्चा लगेगा, जिन मशीनों से रिपेयरिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, रेंट दे रहे होंगे, एसी लगा होगा, इन सब के खर्चे होते हैं, चाय पियेंगे उसका भी खर्चा, तो ये सारे प्रोडक्शन के ओवरहेड माने जाते हैं। तो डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट फॉर अ जॉब आर रिकॉर्डेड ऑन फॉर ऑल द कॉस्ट सेंटर थ्रू विच द जॉब प्रोसेस इन द कोर्स ऑफ इट्स कंप्लीशन। तो मतलब जितने भी जॉब कॉस्ट सेंटर से हमारा प्रोडक्ट गुजरेगा फाइनल होने से पहले, उन हर एक कॉस्ट सेंटर पर कितना खर्चा इसके ऊपर लगा है उसे डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट बोलेंगे और उसको जोड़ लिया जाता है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट फॉर ईच जॉब ऑर्डर इज समराइज्ड इन एन एनालिसिस शीट एंड इज पोस्टेड इन द रिलेवेंट कॉस्ट कार्ड शीट ऑफ दैट जॉब। जो डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट जो होती है भाई, उसको क्या किया जाएगा, उस जॉब ऑर्डर की, उसे समराइज किया जाता है किसी एनालिसिस शीट में, एक एनालिसिस शीट में उसको समराइज किया जाएगा और फिर उसको पोस्ट कर दिया जाएगा किसमें, रिलेवेंट जो आपकी जॉब कास्ट शीट है। समझ रहे हैं, यानी लेबर के लिए भी हम एनालिसिस शीट बनाते हैं, हम ओवरहेड के लिए भी, डायरेक्ट ओवरहेड के लिए भी एनालिसिस शीट बनाते हैं और फिर फाइनल निकाल करके उसमें से अपनी जॉब कास्ट शीट में उसको ले जा करके पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बस ये 3 हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। ठीक है, देखिए हमने देखा था समरी ऑफ कॉस्ट शीट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड। ठीक है, चौथा अभी नहीं पढ़ा है हमने, फिक्स्ड ओवरहेड की बात मैंने नहीं करी है। तो डायरेक्ट कास्ट कैसे होता है, डायरेक्ट कास्ट में डायरेक्ट मटेरियल कास्ट, डायरेक्ट लेबर कास्ट, डायरेक्ट ओवरहेड कास्ट या प्रोडक्शन कास्ट कहते हैं। डायरेक्ट ओवरहेड कास्ट को प्रोडक्शन कास्ट भी, यानी प्रोडक्शन करने में इतना खर्चा लगा है। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कास्ट में हमने देखा कि जब भी प्रोडक्ट ऑर्डर मिलता है तो हम जाकर के स्टोर पे बोल देते हैं भाई ये सामान हमको इशू कर दो, मिल जाता है सामान हमें। अगर कोई सामान एक्स्ट्रा हो गया या गलत आ गया तो उसको रिटर्न करते हैं, रिटर्न नोट ले लेते हैं और जितना भी सामान लगा आपकी बाइक की सर्विसिंग में उसको जॉब्स कार्ड शीट पर नोट डाउन कर देते हैं। डायरेक्ट लेबर कास्ट में हर दिन जो लेबर हमारे काम करते हैं, कितने घंटे उस जॉब पर काम कर रहे हैं, उसको नोट डाउन किया जाता है। उसके लिए एक एनालिसिस शीट, वेजेज एनालिसिस शीट या लेबर समरी शीट बनाई जाती है, हर वीक या हर दिन बना दी जाती है। उसके बाद इस एनालिसिस शीट में लेबर अगर खाली बैठा है कि ओवर टाइम किया है, क्या किया है, शिफ्ट में किया है, डे में किया है, नाइट में किया है, वो सारी जानकारी लिखी जाती है। फिर लेबर कास्ट की जो एनालिसिस होती है इसको पोस्ट कर देता है उस पर्टिकुलर जॉब के अंदर में। डायरेक्ट ओवरहेड कास्ट या प्रोडक्शन ओवरहेड, तो ये क्या होता है, जितने भी उस जॉब से रिलेटेड जितने भी डायरेक्ट ओवरहेड होते हैं उनको नोट डाउन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जॉब प्रोसेस होने के दौरान डिफरेंट कास्ट सेंटर से होकर के गुजरती है, तो हर एक कास्ट सेंटर का जो खर्चा होता है उसको यहाँ पर नोट कर दिया जाता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ डायरेक्ट ओवरहेड कास्ट को हर एक जॉब ऑर्डर के लिए समराइज कर लिया जाता है। मतलब कहने का इसमें भी एक समरी एनालिसिस बनती है ओवरहेड कास्ट की और फिर उसको पोस्ट कर दिया जाता है किसमें, जॉब कास्ट शीट में। अब आता है एक और चीज़ रह गई थी, कौन सा, फिक्स्ड या नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। फिक्स्ड या नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ये भी ओवरहेड है, खर्चा है, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए इसको फिक्स्ड खर्चा बोलते हैं। कि भाई जैसे सामान को यहाँ से वहाँ तक ले जाने में हमको फैक्ट्री से स्टोर तक पहुँचाने का जो खर्चा होगा वो इतना लगेगा। इसी तरीके से वहाँ पर हमें लेबर रखने पड़ेंगे किस चीज़ के, उसको सेल करने के लिए, उसको मार्केटिंग करने के लिए। तो ये सब इनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये खर्चे लग रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को फाइनल निकलने में। ओके, तो इसी का एलोकेशन है। दिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिसाइडेड परसेंटेज ऑफ टोटल फिक्स्ड नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कास्ट। थोड़ा ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है, ये होना चाहिए था। ठीक है, ये कैसे किया जाता है, दिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिसाइडेड परसेंटेज। पहले से ही डिसाइड करते हैं हम परसेंटेज का, किसका, कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कास्ट का कितना परसेंटेज हम लेंगे। ठीक है, फिक्स्ड या नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का परसेंटेज कैसे डिसाइड करोगे, वही तो डिसाइड करने आए हो। अगर ये पता होता तो इसका परसेंटेज, जब हमको ये पता ही नहीं है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे 100 रुपए हैं कि 50 रुपए, तो 100 रुपए का 10% कैसे निकाल लेंगे हम, राइट, यही तो निकालने आए हैं और उसी परसेंटेज। तो ये गलत बता रहा है, ठीक है, ये लाइन गलत है। हाँ, ये बात सही है कि हम प्री डिसाइड परसेंटेज सेट करते हैं। प्री डिसाइड परसेंटेज किसी का भी हो सकता है हमारा डायरेक्ट लेबर कास्ट का ले लें, जैसे यहाँ इन्होंने लिखा है क्राइटेरिया फॉर दिस परसेंटेज, कितना परसेंट लेना है उसके लिए, टाइम कितना लिया उसके आधार पर हो सकता है कि जितना 100 घंटे लिए हैं तो उसका 20% हम मान लेंगे, या फिर लेबर इनपुट, अगर हमारे लेबर पर हमारा 5,000 रुपये का खर्चा हो रहा है तो उसका 15% ले लेंगे, या फिर जॉब कितनी कठिन है, कॉम्प्लेक्स है, या एनी अदर सुटेबल पैरामीटर वगैरह के आधार पर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा जो फिक्स्ड या नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है कितने परसेंट रहने वाला है। नॉर्मली दीज ओवरहेड्स आर एडेड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द जॉब। ये जो आपके नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होते हैं
ये जॉब कंप्लीट होने के बाद में लिए जाते हैं। जैसे देखो ध्यान देना, जब आप बाइक सर्विसिंग करवाने जाते हैं तो सारा कुछ करके वो सारा जोड़ने के बाद ना एक अलग से सर्विस चार्ज जोड़ देता है 500 रुपये। सारा मटेरियल फलाना ठिकाना लेबर सब कुछ जोड़ डाला उसने, उसके बाद 500 रुपये बोलता है सर कि देखो 500 रुपये तो देने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एसी की सर्विस करवाने के लिए इंजीनियर बुलवा लीजिए, इलेक्ट्रिशियन को बुलवा लीजिए, जो भी करता हो, तो वो बोलेगा सर कि देखो जो सामान लगेगा वो तो देना ही पड़ेगा आपको, 500 रुपये तो मेरा खर्चा है, काइंड ऑफ दैट। ओके, ये फिक्स है, 500 तो आपको मुझे देना ही पड़ेगा। मैं अगर आपके घर आ गया, एसी को केवल साफ कर दूंगा कपड़े से, वैक्यूम क्लीन कर दूंगा तो 500 लूंगा। अगर एसी में कोई पार्ट खराब है तो उसका आपको अलग से देना पड़ेगा, लेकिन इतना 500 तो मेरा बनता ही बनता है। तो दैट इज काइंड ऑफ थिंग, ये वही चीज यहाँ पर चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लियर हो गया। तो देखो अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा ये चीज, जो हमारा ये कास्ट शीट थी, डायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या लिया, डायरेक्ट लेबर में कैसे लिया, डायरेक्ट ओवरहेड में क्या क्या, और फिर एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड भी आपको समझ में आया हुआ होगा। ये चारों चीज़ों से मिल करके आपका पूरा कहानी खत्म हो जाती है। अब मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक है जॉब अकाउंट। ठीक है, तो देखो जॉब अकाउंट, जो जॉब सीट होती है फ्रेंड्स, उसी से आपका जॉब अकाउंट बनता है। तो फॉर ईच जॉब अ जॉब अकाउंट इज मेंटेन्ड सो दैट द कॉस्ट ऑफ जॉब इज नोन रेडली। आसानी से पता चल सके इसके लिए हर एक जॉब का एक जॉब अकाउंट बना दिया जाता है। यूनिट मेथड में जॉब अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहाँ एक ही जैसा प्रोडक्ट बनता था, फाइनेंशियल डेटा जो था उसी से ले लेते थे। यहाँ बनाना पड़ेगा। जॉब अकाउंट इज डिफरेंट फ्रॉम द जॉब कास्ट शीट। ध्यान रखिएगा, जॉब अकाउंट और जॉब कास्ट शीट दोनों अलग चीज़ें होती हैं। क्यों? क्योंकि जॉब अकाउंट में सिर्फ मॉनेटरी चीज़ों को लिखेंगे, जबकि जॉब कास्ट शीट में हम ये भी लिखेंगे कि बंदा 15 मिनट के लिए बीड़ी पीने के लिए बैठा हुआ था। राइट, हमने अभी बात ही की थी कि आइडल टाइम भी नोट डाउन करते हैं, डे शिफ्ट में है कि नाइट शिफ्ट, वो भी नोट डाउन करते हैं। कहाँ? जॉब कार्ड शीट में। तो दोनों डिफरेंट होते हैं। जॉब अकाउंट कंटेन्स ओनली द मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन। जॉब अकाउंट में सिर्फ मनी वाला, पैसे वाला अकाउंट है, तो पैसे वाली बात होगी। व्हाइल जॉब कार्ड शीट में अदर इन्फॉर्मेशन भी लिखी जाती है। पैसा तो लिखा ही जाता है, उसके अलावा भी जानकारी लिख ली जाती है कि हाँ लेबर कितनी देर आइडल बैठा था, डे शिफ्ट में, नाइट शिफ्ट में था। ओके, एज इन केस ऑफ जॉब शीट, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ जॉब एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द फॉर्मेट ऑफ जॉब अकाउंट इज डिवाइड एंड यूज। मतलब इसमें भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है फ्रेंड्स। ओके, जॉब अकाउंट का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। फिलहाल इन्होंने एक सैंपल दिया हुआ है, सिर्फ ये सैंपल है, ऐसा होता नहीं है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी ज़रूरत होती है। तो यहाँ जैसे डेट है, पर्टिकुलर्स होंगे, मटेरियल पर कितना रुपए लगा, लेबर पर कितना, डायरेक्ट ओवरहेड कितना हुआ, टोटल रुपए कितना खर्चा हुआ, एनालिसिस ऑफ टोटल का जो भी खर्चा हुआ उसकी एनालिसिस करके भी बताया जा सकता है कि हाँ भाई कहाँ गड़बड़ हो रही, क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है फ्रेंड जॉब अकाउंट। तो यहाँ कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आप अगर ध्यान दीजिए, कॉस्ट अकाउंटिंग को उतनी मान्यताएं नहीं मिली है जितनी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को मिली थी। मैंने आपको ये बात बताई थी, है ना, ध्यान है। ठीक है, तो जॉब अकाउंट क्या होता है, हर एक जॉब के लिए एक जॉब अकाउंट मेंटेन किया जाता है। जॉब अकाउंट और जॉब कास्ट शीट दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि जॉब कास्ट शीट में हम कोई भी जानकारी लिख लेते हैं जरूरत के हिसाब से, लेकिन जॉब अकाउंट में सिर्फ जो पैसे वाली बात होती है वो लिखी जाती है। ठीक है, जैसी कंपनी जरूरत, जैसी जॉब, उस हिसाब से जॉब कास्ट शीट बनाई जा सकती है। एक नमूना जो है जॉब कास्ट शीट आपके सामने है आंखों के। ठीक है, बस फ्रेंड्स यहीं पर ये दो मेथड हमारे कवर हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।